बिहार ग्रामीण बैंक पीओ ऑफिसर के लिए जो है फाइनली जो है एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें कि बिहार ग्रामीण बैंक जो आरआरबी पीओ 14 था उसमें जो भी प्रोफेशनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, तो फाइनली एक गुड न्यूज जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। तो इसके रिगार्डिंग जो है शेड्यूल जो है वो आ चुका है फाइनली, और इसमें जो है काफी इंतजार था बिहार ग्रामीण बैंक जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, तो उनको डीवी डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और वेन्यू डेट्स और साथ ही साथ टाइम, और ये भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चीजें कैरी करनी है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन डिटेल जो है ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए, और कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट मी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो नेशनल बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। सो अगर आप बैंकिंग एग्जाम को लेकर के रियल सीरियस हो एंड टाइमली अपडेट्स चाहिए तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, काम आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर जो है मैं टाइमली जो है सारे बैंकिंग नॉन बैंकिंग अपडेट्स जो है टाइमली मैनर में शेयर करता रहता हूं, और जो भी फॉर्म्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं इन डिटेल जो है बताता रहता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपको जो है क्लियर कट आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके के जो है फॉर्म्स भरने हैं और किस टाइप के जो है बैंकिंग या नॉन बैंकिंग अपडेट्स जो है आ रहे हैं। तो अब हम लोग जो है मेजर जो अपडेट है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बिहार ग्रामीण बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अगर हम कैरियर पेज पर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपको दो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि दो अपडेट है। जिसमें कि ये बात करें तो सीआरपी आरआरबी 14 ऑफिसर स्केल 1 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जो है 6 मई डेट आई हुई है और 7 मई एक डेट आई हुई है, और उसी के साथ ज्वाइनिंग के बारे में बात है कि 8 मई 2026 को जो है ज्वाइनिंग हुई है। मतलब कि 6, 7, 8 जो है आपकी जिंदगी या कह सकते हैं आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है इसके रिगार्डिंग जो है काफी मेजर जो डेट है वो देखने को मिल रही है। अब इसके रिगार्डिंग फुल जो नोटिस कह सकते हैं, नोटिफिकेशन कह सकते हैं, वो आउट हुआ है बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज किया गया है बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से। तो इन दोनों को जो है 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो पहले जो डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट आ रखा है कि सीआरपी आरआरबी 14 ऑफिसर स्केल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग अगर हम पीडीएफ को ओपन करेंगे तो इसमें जो है पीडीएफ जो है वो है बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, हेड ऑफिस पटना की तरफ से आया है, और ये जो है कल की डेट 15 अप्रैल 2026 कल की डेट में जो है ये नोटिस जो है वो रिलीज, सर्कुलर जो है वो रिलीज किया गया है बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से, जिसमें की बात हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 जो कि सिलेक्टेड है अंडर सीआरपी आरआरबी 14 2025। अब इसमें जो है एनेक्सर ए में क्या क्या चीजें बात हुई है, तो एनेक्सर ए में जो है बात की गई है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीट करना है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो मेंशन्ड शेड्यूल है उसके हिसाब से, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एनेक्सर ए में दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ये कंप्लीटिंग प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए, तो 6 और 7 मई 2026 को जो है डेट रखा गया है, जिसमें कि आपको जो है आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ कंप्लीट करना है आपको प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। और आपकी जो ट्रेनिंग है वो अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन बैंक आफ्टर सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीटिंग प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जैसे ही 7 मई को कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जो है 8 मई 2026 को आपका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है बैंक में, ठीक है। अब वेन्यू क्या है रिपोर्टिंग की, तो वेन्यू आप देख सकते हैं बिहार ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस पटना, श्री विष्णु कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आशोचक नियर बीपी हाईवे सर्विस पेट्रोल पंप नियर, मतलब बीपी मतलब भारत पेट्रोलियम का, और न्यू बाईपास रोड NH30 पटना, ठीक है, और बिहार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्टेड हैं तो उनका रोल नंबर, नाम, रिपोर्टिंग डेट और टाइम दे रखा है कि उनको जो है किस किस डेट में कितने बजे जो है रिपोर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 तारीख को भी और 9:30 बजे मॉर्निंग में भी काफी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को ही आफ्टरनून में भी बुलाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 48 कैंडिडेट्स को जो है मॉर्निंग में 6 तारीख को बुलाया गया है। फिर उसके बाद जो है फिर रेस्ट जो 48 कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है 1:30 बजे बुलाया गया, ठीक है, 6 तारीख को ही। आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं आपका रोल नंबर के हिसाब से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर 7 तारीख को भी बुलाया गया है। 7 तारीख को आप देख सकते हैं रेस्ट 48 को 7 तारीख को बुलाया गया है, जो कि 9:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं फिर जो रेस्ट बचे हुए उनको जो है 7 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे बुलाया गया, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट्स में कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जितने भी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उन कैंडिडेट्स का जो है 8 तारीख को जो है
क्या कहते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, तो अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं एनेक्सर ए में कि फॉर्मेलिटीज कौन कौन से रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर द ज्वाइनिंग इन द बैंक। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 by 1, तो सबसे पहले तो जो सीरियल वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो कह सकते हैं कॉल लेटर जो है, ठीक है, मतलब कि वैलिड जो सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो कॉल लेटर है, ठीक है, कॉल लेटर जो है वो भी ले जाना है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल पर आएगा। ठीक है, तो उसको भी लेकर के जाना है। अगर आपको मेल रिसीव हो गया है तो काइंडली मेरे को जो है टेलीग्राम पर मैसेज करिए। कहाँ पर करना है, तो x_ranger99, ठीक है, तो इस पर जो है आपको मेरे को मैसेज करना है अगर आपको मेल आ चुका है तो, जिससे कि मैं जो है बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में अवगत करा पाऊँ और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ टाइमली मैनर में। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आती है या ऑफर लेटर आता है तो उसके बारे में भी आप जो है मेरे को कॉन्टैक्ट या रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर x_ranger99। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको जो है कॉल लेटर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए आ जाएगा मेल। ठीक है, उसके वो लेकर के जाना है, उसकी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी लेकर के। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अगर हम बात करें तो 3 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी लेकर के जानी है। अब कौन कौन से एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, फिर प्रोविजनल डिग्री, फाइनल डिग्री, उन सब का जो भी है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसकी भी आपको जो है 3 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स बोला है तो इसमें जो है सारी एजुकेशनल 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, अदरवाइज ग्रेजुएशन जो किया है तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है, उसके साथ ही साथ 3 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज भी लेकर के जानी है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन के बारे में तो मैंने बात कर ही ली कि सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री और साथ ही साथ फाइनल डिग्री सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। सेम गोस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो। फिर अगर हम बात करते हैं तो जो लोग भी एकेडमिक्स में, मतलब 10th के में या 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी आपने कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई भी लिटरेसी या फिर आपने जो है कुछ भी नहीं कर रखा है तो फिर आपको जो है कि अगर आपके एकेडमिक्स में नहीं था तो फिर आपको जो है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के आना अनिवार्य है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट और साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ठीक है, मतलब कि सभी को ले जाना अनिवार्य है अगर उन्होंने जो है अपने एकेडमिक्स में कंप्यूटर को एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो। फिर अगर हम बात करें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और रिलीविंग ऑर्डर, जो कि अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी वर्किंग थे तो फिर आपको रिलीविंग ऑर्डर लेकर के जाना है। अगर ऑलरेडी आप जो है मतलब कि कहीं से जॉब छोड़ चुके हो तो फिर आपको जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर भी लेकर के जाना है। और साथ ही साथ अगर आप अभी भी नोटिस पीरियड पे हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डीवी, तो भी आपको जो है अपने जो एम्प्लॉयर है उससे एनओसी लेकर के जानी है। ठीक है, जिससे कि जो है आप बता पाओ जब आप डीवी प्रोसेस के लिए जाओ तो फिर उनको बता पाओ कि मैं जो है अभी नोटिस पीरियड पे हूँ और मेरा जो नोटिस पीरियड है कंप्लीशन जो है ये है, बाकी एनओसी जो है ये मैंने अपने जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उनसे लेकर के आइए और मेरा जब भी नोटिस पीरियड मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं जो है बैंक तुरंत ही ज्वाइन कर लूंगा या फिर कह सकते हैं मैं जो है ट्रेनिंग के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर वो अलाउ करेंगे तब तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर आपको जो है शॉर्टलिस्ट करना होगा किस तरीके से आप जो है मैनेज कर पाते हो। ठीक है, काफी सारे इश्यूज होते हैं लेकिन आप ट्राई करिए कि एनओसी आप लेकर के जरूर जाए। ठीक है, और बैंक एम्प्लॉय या बैंक ऑफिशियल जो होते हैं वो काफी कॉर्डियल होते हैं, तो वो जो है इस चीज को, इस सिनेरियो को समझते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है इस एग्जाम को क्लियर करने के, तो वो ऐसे इस सिनेरियो में डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका है, मतलब ये वैसे तो स्केल 2 के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, तो ये आपके लिए जो है काम का नहीं है। ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरीके से एज पर RRB 40। ठीक है, अब इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट क्या होता है, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में जो है इनकम एंड एसेट्स जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के आना है। अब बात कर लेते हैं कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वैलिडेशन ईयर होगा और जो एसेट का जो मतलब इनकम का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है। ठीक है, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट में से एक जो है वन मस्ट बी फ्रॉम, तो आपने जो भी लास्ट जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो भी आपने अटेंड किया था उसके जो भी HOD थे, प्रिंसिपल थे,
ठीक है, प्रिंसिपल या फिर एचओडी उनमें से किसी से भी आप जो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जिससे उसको प्रिंट करवाइएगा और उस पर जो है अपना एचओडी या फिर प्रिंसिपल जो है लास्ट कॉलेज से उससे साइन करवा करके आप जो है सबमिट करिएगा। बाकी जो रिमेनिंग वन है वो आपको जो है गस्टेड ऑफिसर या फिर बैंक ऑफिसर उनसे बनवाना है, ठीक है। अब बैंक ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर कौन होते हैं? तो बैंक ऑफिसर तो वही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी ऑफिसर होंगे, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, उनसे भी आप जो है बनवा सकते हो या, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम गस्टेड ऑफिसर की बात करें तो जो भी ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कि हो गए एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, ठीक है। और जो भी अब उसके अलावा गवर्नमेंट में बात करें तो रेलवे के, एसएससी के, एयरफोर्स के, फिर आर्मी के, ठीक है, लेफ्टिनेंट हो गए, उसके हायर रैंक के जो भी ऑफिसर्स हो गए तो वो हो गए। उसके अलावा और भी जितने भी होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप बनवा सकते हैं, तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं। और एसएससी अगर किसी ने, या फिर एसएससी में जो है 100 रैंक है या उससे ऊपर जो भी है, मतलब 4600 4800 पे ग्रेड के हैं तो वो जो है एलिजिबल होते हैं, 4200 पे ग्रेड के हैं तो वो सारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो जो होते हैं गस्टेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और ये एक बात की याद रखना है कि जो भी आप जिनसे भी बनवा रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपका जो है किसी भी तरीके से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें 12th वाला, 12th जो डॉक्यूमेंट्स है वो है वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आना अनिवार्य है। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको याद रखना है कि उनका जो है नॉन क्रीमी लेयर का जो है क्लॉज रहना चाहिए कि आप जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते या फिर आप जो है नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है याद रखना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंट जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो आपको जो है मेडिकल ऑफिसर से लेकर के आना है, बनवाना है। मतलब कि सदर अस्पताल है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां आप जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी होता है तो वहां आप जाओगे और वहां के जो भी मेडिकल ऑफिसर होंगे, कौन से होंगे? तो सिविल सर्जन होंगे या तो फिर सीएमओ होंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। इन दोनों ऑफिसर में से कोई भी उससे नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा रैंक का जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा उससे आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। बाकी फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जहां पर जो है आपको टाइमली मैनर में हर चीज मिल जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो आपको जो है 7 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज और 1 कॉपी जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है कलर्ड फोटोग्राफ लेकर के आना है। मतलब कि आपको जो है 7 जो है कलर्ड फोटोग्राफ लेकर के जाना है और 1 कॉपी लेकर के जानी है पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की। और सभी फोटोग्राफ में आपको बॉल पॉइंट पेन से जो है पीछे आपका नाम रहना चाहिए, ठीक है। और उस फोटो में मस्ट भी जो आपका जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फोटो यूज की थी वही सेम फोटो होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो है इंडिमनिटी बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड बनवाना है नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे। आप रोटरी जाओगे, रोटरी में जो है आपको 1000 रुपए का जो है एक स्टैंप पेपर पर आपको आपको जो है एक बॉन्ड अमाउंट जो होता है जो नोटराइज करवाना होगा, ठीक है, तो वो करवाना है। उस फॉर्म को कैसे बनवाना है वो भी मैं बात करूंगा कि इंडिमनिटी बॉन्ड कहां से मिलेगा, सब कुछ मैं इन डिटेल आपसे बात करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आप पहले पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर मैं सारे जो भी फॉर्म्स हैं उन सारों को या फिर बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके अलावा बात करते हैं तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो भी डिसेबिलिटी कोटा से जो भी मतलब कि जो भी रिलैक्सेशन हो या फिर जो भी ऑलरेडी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रहे हैं तो उन सारे कैंडिडेट्स को क्या करना है, उनको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाना है। किससे करवाना है? तो आप वही सेम सदर हॉस्पिटल जाओगे, वहां पर जो भी मेडिकल बोर्ड होगा उनसे जो है आपको जो है अपनी डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो इशू करवानी है। और उसमें आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। और एक और बात का याद रखना है कि उस जो मेडिकल बोर्ड में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए और 3 में से 1 मेंबर जो है जो आपकी डिसेबिलिटी है उसका जो है स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सा मल्टीपल फॉर्म्स जो है आपको लेकर के जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की तो हम लोगों ने बात कर ली। अब फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म नंबर 1 है एक्सेप्टेंस फॉर्म, दूसरा जो है अटेस्टेशन फॉर्म, उसकी 3 कॉपीज, मतलब कि जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा उसको 3 बार प्रिंट करवाइएगा और उसको 3 कॉपीज लेकर के जानी फिल करके। फिर जो सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑन जो एम्प्लॉयर लेटर हेड है, मतलब कि आपको जो है जो भी एम्प्लॉयर जो होगा ऑलरेडी आप कहीं वर्किंग होंगे या फिर जो भी है उसको आप लेकर के जाएंगे फिल करवा के। फिर अभी मैं इन डिटेल भी इन सारे फॉर्म्स को बात करूंगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल भी एक फॉर्म है, उसको भी फिल करना है। फिर फिडेलिटी एंड सीक्रेसी फॉर्म होता है कि बैंक जो भी
कि बैंक का जो भी आप जो है वर्क कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो टास्क, तो वो सारे जो टास्क है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, सिक्रेसी के साथ आप मेंटेन करो, काम को उस तरीके से निभाओ। तो वही जो है ये फॉर्म है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस है कि अगर आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, ठीक है, या फिर सेपरेशन है, तो किसी भी तरीके का जो है आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसके रिगार्डिंग एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है दे रखा है, उसको भी प्रिंट करवा के फॉर्म फिल करके ले जाना है, ठीक है। भले ही आप अनमैरिड हो फिर भी ले जाना है। फिर अगर हम बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट की मैंने बात की थी, इसमें देखिए सिविल सर्जन लिखा है, लेकिन इसमें देखिए सीएमओ लिखा हुआ है। मतलब कि आप जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है सिविल सर्जन से भी बनवा सकते हो, जो कि यहाँ पे तो मेंशन है, लेकिन सीएमओ का नहीं मेंशन नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पर स्लैश में मेंशन है, तो आप जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ सिविल सर्जन है, उनमें से किसी से भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हो। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्म 8 की, तो फॉर्म 8 जो है वो है रेफरेंस फॉर्म। रेफरेंस फॉर्म जो है इसमें 2 लोग जो होते हैं नोन होते हैं, आपको जाते हैं, उनसे जो है आपको रेफरेंस जो है फॉर्म जो है फिल करवाना है। उनकी जो भी डिटेल्स है, एड्रेस है, वो सारी चीजें जो है मेंशन करनी है। और मे भी जहां तक उनकी आईडी प्रूफ की जो फोटोकॉपी है वो भी आप अपने साथ रख लीजिएगा। बाकी इंडेमनिटी बॉन्ड की रिगार्डिंग मैं बात करूं तो इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वही सेम चीज है, ये वाली बॉन्ड जो कि 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको जो है बनानी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म जो है ये अलग है। एक तो इनकम एंड एसेट होता है फॉर्म, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, ठीक है, जो कि ये रहा कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। अब जो है ये वाला फॉर्म है कि एसेट एंड लायबिलिटीज फॉर्म। ये क्या होता है, इसमें जो है आपके जितने भी मूवेबल, इमूवेबल और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी चीजें जो है इसमें मेंशन है। मतलब कि चल अचल जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी आपका जो है एसेट्स, मतलब कि लाइबिलिटीज हैं, कि आपके ऊपर लोन कितना है, डेब्ट कितना है, वो सारी चीजें जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर्म में जो है मेंशन होना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर डीएल या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी जो है एज अ आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ आप जो है रख सकते हो। बाकी आपके पास दोनों हैं, आधार और पैन, तो डेफिनेटली आप दोनों को कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑल फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडेंशियल सबमिटेड एट डीवी प्रोसेस मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। मतलब जितने भी आप जो है सर्टिफिकेट्स के फोटोकॉपी लेकर के जा रहे हो, उन सब पेजेस पे जो है आपको सिग्नेचर करना है। मतलब जो भी फोटोकॉपीज है उनके जो पेजेस है उन पर जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब खुद की जो है साइन करनी है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपको जो है कैंडिडेट शुड ब्रिंग लेटेस्ट सिविल स्कोर नॉट मोर देन 10 डेज। मतलब कि जैसे आपका डीवी है, कब है डीवी जो है 6 तारीख को है, तो आप जो है 26 तारीख या उसके बाद जो है आप जो है अपनी सिविल स्कोर रिपोर्ट जो है वो लेकर के आइएगा। अब सिविल स्कोर रिपोर्ट कहाँ से लानी है, तो मैं आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आओगे मेरे, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करोगे सिविल, ठीक है, जाओगे सिविल सर्च करोगे तो आपको जो है 5 लिंक मिलेंगे, ठीक है। 5 में से कोई भी लिंक जो है आप क्लिक करोगे और उसमें जो है आप कहीं से भी अपनी जो है सिविल रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हो। और उसमें अगर मान लीजिए आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहता है, तो फिर क्रेडिट हिस्ट्री अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो आपका जो भी सिविल स्कोर रिपोर्ट आएगी वो -1 या 0 आती है, ठीक है, अगर जिसका भी कोई भी सिविल स्कोर या सिविल रिपोर्ट नहीं है तो, ठीक है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये सिविल है, अब सिविल सर्च किया तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है ये है। तो अब मल्टीपल जो है वेबसाइट्स मैंने दे रखी हैं, लिंक दे रखे हैं, 1 मिनट ओपन हो जाएगा। यस, तो मैंने अब जो है मल्टीपल सिविल क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट लाने के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स है, जैसे ट्रांस यूनियन सिविल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, क्रिफ है, हाई मार्क है। तो इतने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे जो भी लिंक्स हैं, इनमें से कोई भी आप जो है किसी भी लिंक पर जा करके आप जो है मतलब अपना सिविल रिपोर्ट जो है, सिविल स्कोर जो है वो स्कोर जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब सिविल रिपोर्ट के साथ साथ मैं बता दूं, इसमें जो सिविल रिपोर्ट है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपका जो है सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है 680 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 680 प्लस हेल्दी है। अगर मान लीजिए आपका कुछ भी जैसे कि ड्यूज क्लियर नहीं है या फिर ऑलरेडी आपके ऊपर लोन चल रहा है, तो आप जो है एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने लेंडर से जो है ले आइएगा। अगर आपका जो है मान लीजिए कि सिविल स्कोर जो है 680 से नीचे है, तो भी आपको जो है एनओसी अपने जो भी लेंडर हैं जहां से आपने लोन ले रखा है, तो उनसे जो है एनओसी जो है जनरेट करवा लीजिएगा। याद रखिएगा ये है सिविल वाला क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एनपीएस के रिगार्डिंग, तो एनपीएस कैसे ओपन करना है, तो एनपीएस के रिगार्डिंग भी मैंने जो है वीडियो बना रखी है, ठीक है। आपको बस मैंने यूपी ग्रामीण बैंक के रिगार्डिंग जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ही एनपीएस के रिगार्डिंग भी मैंने बात की थी। एनपीएस के रिगार्डिंग भी आप सर्च करोगे तो एनपीएस की जो वीडियो है वो आ जाएगी, किस प्रोसेस से आपको जो है अपना जो एनपीएस अकाउंट है वो बनाना है, ठीक है। मैंने इन डिटेल जो है बताया है कि आपको जो है इस वेबसाइट पर जाना है, क्या स्टेप बाय स्टेप है, सब कुछ मैंने इन डिटेल बता रखा है कि आपको जो है आधार कार्ड से या क्या कह सकते हैं कि पैन कार्ड से कैसे जो है आपको एनपीएस अकाउंट जो है जनरेट करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने जो है बात कर रखी है, ठीक है। 1 मिनट बता नहीं पा रहा हूँ।
तो एनपीएस के रिगार्डिंग मैंने इन डिटेल बता रखा है, उसकी लिंक भी मैंने जो है इसी वीडियो के लिंक के साथ के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एनपीएस कैसे बनाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एनपीएस के रिगार्डिंग भी पता चल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं, तो जो नॉन जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर है वो 1000 रुपए का जो है बिहार स्टेट का ही होना चाहिए, ठीक है। और किसी और स्टेट से भले ही आप जो है कहीं और के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आप जो है मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो बिहार ग्रामीण बैंक में हो रखा है, तो आपको जो है जो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो बिहार स्टेट का ही बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म्स है, वो सारे जो है बिहार ग्रामीण बैंक की वेबसाइट पर जो है ऑलरेडी जो है अवेलेबल है। और अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी जो है आप ये वाला सेक्शन तो मैंने दिखा दिया। अब उसके अलावा जो सीआरपी आरआरबी 14 है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। इन सबको डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। एनपीएस एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये रहा जैसे आरआरबी क्लर्क यूपी ग्रामीण बैंक, तो इसमें जो मैंने यूपी ग्रामीण बैंक के रिगार्डिंग बताया है उसी में एनपीएस का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है मैंने इन डिटेल कवर कर रखा है। तो अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो कैसे जो है आपको जो है मतलब कि ओपन करना है, ठीक है, एनपीएस अकाउंट। इसके अलावा कोई और वीडियो तो वही है एनपीएस के रिगार्डिंग जो मैंने इन डिटेल ये जो फुल एनपीएस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है इन डिटेल मैंने जो है इस वीडियो में कवर कर रखा है। तो आपको जो है सारी चीजें जो है इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो एनपीएस के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और वीडियो काफी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी फॉर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे जो भी फॉर्म्स 10-12 दे रखे हैं उन सबको 1 by 1 जो है मैं डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से भरना है, किस तरीके से मतलब बनवाना है, सब कुछ इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो किसी भी तरीके से तो आप डेफिनेटली चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर करिए उन सारे आरआरबी बिहार ग्रामीण बैंक जो भी पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और ग्रुप में भी शेयर करिए, जिससे कि जो है सभी को टाइमली मैनर में इसके बारे में हर चीज आपको जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको जो भी डाउट है उसको रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो जिसमें कि मैं जो है फॉर्म्स को मतलब फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, तो किस तरीके से भर रहा है उसी में जो है मैं कवर कर दूंगा इस प्रोसेस को भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉइनिंग प्रोसेस।